हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज डे 3 ऑफ दिस सीरीज है जिसमें मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करना चाहूँगी ऑफ कमर्शियल स्टडीज क्लास 10 एंड आई एम फॉलोइंग द बुक सीवी गुप्ता। आई होप आप लोग मेरा सेकेंड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटी जीत सकते हो एक चैप्टर फ्री में पढ़ने का। इस वीडियो के एंड में भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सी गुंजन जाजोदिया, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। सो चैप्टर 4 है, उसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड आज हम इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज कोपरा एक्ट, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हम लोग प्यार से कोपरा बोलते हैं, और ये एक्ट जो है ये फॉर्म हुआ था 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको प्यार से कोपरा बोलते हैं, और ये 1986 में फॉर्म हुआ था बच्चों। ये एक्ट क्यों फॉर्म हुआ था और इसके लिए क्या, इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है इस पे ये बोला जाता है कि बहुत सारे लॉज थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग मार्किंग एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऐसे काफी सारे एक्ट थे। और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी वजह से 1986 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए अब एक स्पेसिफिक एक्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। यही सोच के एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और बना। क्या एम्स क्या था इसका। अब ये जो ऑब्जेक्टिव या एम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ये 2011, 2008 एंड 2007 में पूछा गया है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या व्हाट इज द एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी पूछा गया था। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। So let's start with the notes, because without notes it's very difficult to remember and memorize these kind of topics, and ये topic काफी easy है। So question is why the Consumer Protection Act was passed. So reasons क्या है? Better protection of interest of consumers, और better protection of consumers interest, ताकि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। कंज्यूमर्स को अगर कोई भी ग्रीवांस हो या कोई भी कंप्लेन हो, तो वो कंप्लेन जो है वो स्पीडीली और सिंपली सॉल्व हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्रेसल। रिड्रेसल को हम लोग, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, रिड्रेसल का मतलब होता है कोई भी अगर प्रॉब्लम या कंप्लेंट हो कोई कंज्यूमर का, तो वो इजीली और स्पीड में सॉल्व हो जाए। और ये जो एक्ट था इसका एक 3 टीयर क्वासी जुडिशियल मशीनरी था। क्वासी जुडिशियल मशीनरी का क्या मतलब होता है मैम, ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है और एकदम भी नहीं समझ आ रहा है कि बोलना क्या जा रहा है। 3 टीयर क्वासी जुडिशियल मशीनरी सेटअप। सो क्वासी जुडिशियल का मतलब है, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है दैट इज पार्टली कैरेक्टराइज्ड बाय कोर्ट।
मतलब पूरा कोर्ट नहीं होगा इसमें, कुछ एक हद तक इसमें कोर्ट का भी रोल रहेगा। 3 टियर का मतलब सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कोई भी केस अगर होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद अगर वो केस सॉल्व नहीं हुआ तब वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। ये पॉइंट हमारा फीचर्स में भी आएगा, तभी भी हम लोग ये पॉइंट करेंगे, और ये सब चीज उसी में लिखा है। और अगर स्टेट से भी वो सॉल्व नहीं हुआ तब ये नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे वो केस जाएगा नेशनल कमीशन पे। तो इस 3 टियर का मतलब हो गया, ये तीन जो लेयर्स है इसके लिए रेफर कर रहे हैं। और क्वासी जुडिशियल मतलब कि पार्टली कोर्ट सेटल करेगा, या कमीशन जो इसके लिए स्पेशल है वो भी सेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल सेटअप। और इस पे बोला गया प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द बायर, प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द बायर, इसका मतलब बायर ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, अगर आप यूजर ऑफ गुड्स हो तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो किसी से, तो अगर आप सर्विस के बेनिफिशियरी हो तो भी प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली बोलना चाहता है कि चाहे आप गुड खरीदो या आप सर्विस किसी से लो, ये एक्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो देयर आर 4 simple steps, 4 simple points why the Consumer Act was passed. And this question has been asked in ICSE 2007, 2008 and 2011। ऑल्दो ये बहुत ही पुराना है, आई मीन अराउंड 10 years हो चुके हैं ये सब बात को, बट अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए वापस से, तो उस पॉइंट से ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं सेलिएंट फीचर्स of the act, and this is definitely important for long question as well as short question। ये क्वेश्चन जो है ये 2016 में रिसेंटली, बेसिकली 5-7 years हो चुके हैं, 2016 में पूछा गया था फॉर 2 marks ओनली। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहला वाला फीचर पे, दैट इज सोशल वेलफेयर लॉ। अभी सोशल वेलफेयर लॉ में क्या बोलना चाहता है, बच्चों ये जो पॉइंट है सोशल वेलफेयर लॉ, अगर आप ये बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ट्विस्टेड लगेगा। तो मैं इसका जो नोट है, मैं बहुत ही इजी ढंग से इसका पॉइंट्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो इसमें जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि हर एक इंसान जो है इस लॉ के लॉ को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर बहुत ही रिच है या कोई कंज्यूमर बहुत ही पुअर है, या कोई जो सेलर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो उसका कॉन्टैक्ट पूरा एकदम इंडियन गवर्नमेंट से है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा। बेसिकली राजा और प्रजा सबके ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है, और ये राजा और प्रजा जो है, किंग एंड हिज पीपल, सबके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये इंग्लैंड चार्टर ऑफ राइट्स अग्रीड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड 12,015, ये तब का बात है। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैग्ना कार्टा को बोलते हैं एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ। तो इस एक्ट के सबके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। तो इंडियन कंज्यूमर का ये मैग्ना कार्टा है। दूसरा है कि ये प्रोग्रेसिव पीस है। प्रोग्रेसिव पीस का मतलब क्या हो गया, ये एक्ट को और अच्छा बना दिया है, और प्रोग्रेस हो रहा है इंडियन एक्ट, जो एक तो कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिक एक्ट नहीं था, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है,
लेजिस्लेशन का मतलब सिंपल होता है लॉ। थर्ड है कि जो मैं बताती जब स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि दिस इज अ यूनिक लॉ। यूनिक लॉ है क्योंकि इट डायरेक्टली पर्टेन्स टू कंज्यूमर्स एंड इसमें रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन्स का भी सिस्टम है। तो अगर आप ये पॉइंट पढ़ो, इस पे लिखा है इट इज अ हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, जिसको मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट पे डाला है। इट इज acclaimed as the Magna Carta of Indian consumers. This is a unique law which अब ये यूनिक लॉ है which directly pertains to consumers in the marketplace and seeks to redress complaints arising therefore. तो अगर कुछ कंप्लेंट होगा तो उसका रिड्रेसल यानी सोल्यूशन भी होगा और कंज्यूमर के लिए। दैट्स व्हाई इट इज यूनिक फ्रॉम टू यूनिक इन टू वेज। इट्स मैग्ना कार्टा एंड प्रोग्रेसिव पीस। सो ये फर्स्ट पॉइंट दिखने में इतना टफ लग रहा था बट एक्चुअली में कितना इजी है। अब हम लोग आते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। सेकंड फीचर में बोला गया है कि इसका 3 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी है। सो 3 टियर जो मैंने समझाया उस टाइम पे 3 लेयर्स है, तो 3 टियर्स जैसे ट्रेन में अगर आप जाओगे तो उसमें टियर सिस्टम होता है, 2 टियर 3 टियर, वैसे ही 3 टियर ग्रीवांस। ग्रीवांस यानी नाराजगी, नाराजगी को का सल्यूशन यानी मनाना या एक सल्यूशन देना, मशीनरी। तो अगर कंज्यूमर को कुछ नाराजगी हुआ तो उसका सल्यूशन कैसे मिलेगा, तो वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे 3 टियर का मतलब। अगर आप सही ढंग से अप्रोच करोगे अपने स्टडीज को तो कुछ भी टफ नहीं है बच्चों। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ वही कॉन्सेप्ट और वही टेक्निक को लेके अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करोगे तो आई एम श्योर 100% श्योर दैट यू विल नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट टफ। तो देखो, सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका आप डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपना बेसिकली है ये। उसके बाद अगर आपका सोल्यूशन उसमें नहीं हुआ तो मिडिल लेवल पे जाओ, स्टेट कमीशन पे। और अगर आपका वहाँ स्टेट कमीशन पे भी सोल्यूशन आपको नहीं मिला तो आप नेशनल कमीशन पे जाओ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल और द एपिक सिस्टम। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द रिड्रेसल मशीनरी, बेसिकली जो ये सिस्टम है सोल्यूशन देने का, is quasi-judicial in nature. Quasi-judicial in nature. तो चलिए अब जो बुक में पॉइंट लिखा है एक बार उसको गो थ्रू करते हैं हम लोग। The act provides for a 3 tier consumer grievance redressal machinery, district forums at the base, state commission at the middle level, and the national commission at the apex level. So ये कमीशन की जगह फोरम लिख देते हैं, एक ही बात है। डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो है वो बेस लेवल पे है, स्टेट कमीशन जो है वो मिडिल लेवल पे, नेशनल कमीशन एपेक्स लेवल पे है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप कुछ भी पूछा जाए उसमें चिपका सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट जो है लिखने से ऑब्वियसली जो एग्जामिनर है उसको समझ आएगा कि आपने पढ़ा है, क्योंकि बिना पढ़े तो ये आप पॉइंट लिख नहीं सकते हो। तो ये पॉइंट अगर इस चैप्टर में कोपरा के ऊपर कुछ भी पूछा जाए ये पॉइंट चिपका सकते हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक्ट सिंपल है, उसका फीचर सिंपल है, वैसे ही ये एक्ट के अगेंस्ट अगर हम लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए तो कंप्लेन करना भी सिंपल है। और क्या है, सिंपल तो है मैम, लेकिन अगर बहुत पैसा लगेगा तो फिर मैं क्यों कंप्लेन करूंगी। एक्सपेंसिव नहीं, इनएक्सपेंसिव है। इसका जो प्रोसेस, पहले सिंपल वाला चीज देखते हैं। इसका जो जो प्रोसीड्योर है वो नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज सिंपल।
इसका जो प्रोसीड्योर है इलैबोरेट नहीं है, इतना छोटा है कि देयर इज नो नीड टू रीड पैराग्राफ्स की कैसे कंप्लेन फाइल होगा, और टेक्निकलिटीज भी नहीं है, एक लेमैन भी ये कंप्लेन अगर चाहे तो वो फाइल कर सकता है। ये मैं पॉइंट नंबर 5 बता रही हूँ बुक से। कंप्लेनेंट को नो कोर्ट फीस और अदर चार्जेस। इनएक्सपेंसिव कैसे? क्योंकि कोई कोर्ट फीस और अदर चार्जेस नहीं है। एंड और कैसे? और नॉट ऑब्लिगेटरी, दैट मीन्स बेसिकली कंपल्सरी टू कीप अ लॉयर और कीप एन एडवोकेट। ओके। एंड कैसे हो सकता है ये? क्या करना होगा मैम कंप्लेनेंट को? अगर आप जो इतना बोल रही हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इलैबोरेशन मेथड नहीं है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, एडवोकेट भी नहीं रखना है, तो हम लोग कैसे करेंगे मैम? इतना क्या सिंपल है। ये एक प्लेन A4 शीट है, ठीक है? इसमें अपना ग्रीवांस लिख दो कि मेरे को इस बंदे से ग्रीवांस लिख दो अपना, और इसमें नेम एंड एड्रेस, किसका नेम एंड एड्रेस लिखना है? ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom कंप्लेंट इज मेड। वो इंसान जिसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट है कि ये जो शॉपकीपर है इसके अगेंस्ट मेरे को कंप्लेन है, उसका नेम एंड एड्रेस लिख दो, और बस एक सिंपल प्लेन सिंपल पेपर पे आप ही लिख दो। और ये आपको करना है अपना ग्रीवांस के लिए। द कंप्लेनेंट कैन राइट द ग्रीवांस ऑन अ सिंपल पेपर along with the name and address of the opposite party against whom the complaint is made। बस this is the procedure to file a grievance। इससे ज्यादा क्या होगा? that on a simple paper you have to just write your grievance and the name and address of the person against whom the complaint is made। So that's why this is simple and inexpensive method। Now comes the fourth point, that it is cover goods and services। It's point number 6 in your book, covers goods and services। अच्छा बच्चों, जो बीच के पॉइंट्स है दैट इज पॉइंट नंबर 2 और 3, वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतने ऐप्ट नहीं लगते। बट अगर आपको वो पॉइंट में कुछ डाउट है, अगर आप करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। कवर गुड्स एंड सर्विसेज में क्या बोला गया है कि अगर आप गुड या कुछ सर्विस गवर्नमेंट कंपनी से या गवर्नमेंट एजेंसी से या कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से भी खरीद रहे हो, और अगर आपको वो गुड अच्छा नहीं मिला तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो गैस सिलेंडर है जो सबके घरों में आता है, LPG जो जनरली गवर्नमेंट सप्लाई करता है, उसमें भी अगर आपको इशू है कुछ, या अगर आपको गैस लीकेज का इशू है और वो आपको अनसेफ लग रहा है या उसमें कुछ कंप्लेंट है, तो आप, अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो आप एक कंप्लेन कर सकते हो उसके लिए भी, बिकॉज ये सबके लिए कवर होता है। तो मेन पॉइंट में है कि कवर गुड एंड सर्विसेज है, कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये जो सर्विस है, अगर ये आपको गवर्नमेंट एजेंसी दे रहा है तो भी कवर होगा, और ये सर्विस अगर आपको कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो भी कवर्ड होगा, वो भी उस एक्ट में कवर होगा। क्यों कवर होगा? हमने क्या पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में? इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। मैग्ना कार्टा है इंडियन कंज्यूमर्स का, दैट मीन्स कि एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ, कोई भी छूटा नहीं है, ठीक है?
तो दिस इज मैग्ना कार्टा, तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पीओसीयूज ऑल कवर होंगे। हाउएवर एक चीज इसमें खाली है जो कवर्ड नहीं होगा, all the all services which is private, whether the service is public service or whether it relates to cooperative sector, सब कवर होगा। लेकिन एक्सक्लूजन क्या होगा, क्या चीज कवर नहीं होगा? सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई भी सर्विस अगर आप फ्री ऑफ चार्ज में लोगे तो वो कवर नहीं होगा। तो क्या क्या कवर होगा, एक बार बिना देखे सोचे और रिकॉल करो आप। प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर का सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, सर्विसेज में गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबका सब कुछ कवर होगा। खाली फ्री ऑफ चार्ज या पर्सनल सर्विस ये सब कवर नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक वीडियो है जिसमें मैंने कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बताया है, और उसमें ही मैंने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ पे बुक में 4.3 पे दिया गया है, ओवर चार्जिंग, अंडरवेइंग, अडल्टरेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सब सब चीज डिस्कस की है। तो वो वीडियो का लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या बोला गया है, कंज्यूमर्स कैन गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मियाऊ। मैम ये क्या बोल रहे हैं आप, मियाऊ? बिल्ली कहाँ से आ गई मैम? डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट फोरम्स। अगर उसके साथ मियाऊ हुआ है तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम पे जाके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखोगे और आपको पता चलेगा कि मियाऊ क्या है, मैं इस वीडियो में और नहीं बता रही हूँ। कंज्यूमर्स क्या करेंगे, सबसे पहले पिकअप फूड सैंपल्स फ्रॉम अ शॉप, फॉर एग्जाम्पल उसका खाना जो है एक शॉप का वो खराब है, तो अब वो प्रूफ कैसे करेगा? ही विल व्हाट ही विल डू, ही विल पिक अप फूड सैंपल फ्रॉम द शॉप। देन व्हाट ही विल डू, ही विल गेट इट एनालाइज्ड बाय अ केमिस्ट। जाएगा टेस्ट कराएगा, बेसिकली इन शॉर्ट एनालाइज या टेस्ट, एंड देन फाइल अ कंप्लेंट। जो उसको नहीं समझ आ रहा है कि देखो ये फूड अच्छा नहीं है, कंप्लेंट फाइल करेगा। तो बच्चों ये 5 फीचर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम पर्पस के लिए। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन आएगा कि टेल मी अबाउट कोपरा, व्हाट आर द 5 फीचर्स ऑफ कोपरा एक्ट, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कोपरा एक्ट का। उसके बाद आपको 5 फीचर्स लिखने हैं, और लास्ट में आप ये लिख सकते हो कंक्लूजन में कि अदर फीचर्स आर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन, टाइम फ्रेम, क्लास एक्शन एक्सेट्रा। ये एक फॉर्मेट है
इसमें अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 5/5 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है मार्क्स कट करने का। दूसरा है, अगर आपने 5 फीचर्स पूछेगा और आप लिख दोगे 5 फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर 1 2 3 4 5, बस। तो एक ये फॉर्मेट होता है और एक जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ। तो डेफिनेटली दिस लुक्स कंप्लीट, जहाँ पे आपका एक इंट्रोडक्शन भी है, एक कंक्लूजन भी है। सो ये अगर आप इस फॉर्मेट में एग्जाम में आंसर लिखोगे, या जब आप हायर स्टडीज करोगे तो भी अगर आप यही फॉर्मेट मेंटेन करोगे, तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ये है आज का टॉपिक, जो आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू this the we will continue the chapter। आज का क्वेश्चन ये है कि जो म्याऊ हमने लिखा था, कंज्यूमर कैन गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्याऊ, ये म्याऊ क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। और अगर आप सही आंसर दोगे तो वन लकी विनर विल गेट टू स्टडी अ फ्री चैप्टर फ्रॉम मी। And if you like the video, please share it with your friends, and like and subscribe my channel if you have not subscribed till now. Thank you. Signing off. CA Gunjan Jajodia.